हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स बेसिक्स कोड नंबर 241 सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 2025-26 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम एमसीक्यू इसमें हम एमसीक्यू सेक्शन को देखेंगे। तो इनके सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे आपके हाफ ईयरली हो या आपके मेन एग्जाम हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। ओके, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको 2025 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अब प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आपको सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ करने पड़ते हैं, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आप सभी जानते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये। ठीक है, अब अगर आपको पता नहीं कि कौन सा, कभी कभी ऐसे टफ नंबर आ जाते हैं कि हमें टेबल पता नहीं चलती, तो देखिए यहाँ तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 हमको दे दिया क्वेश्चन में, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पता चल गया है। एक हिंट हमें मिल गया है कि 3 से तो ये नंबर जाना ही जाना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से जाना है। इसके अलावा हमें 5 का भी पता है। 5 अगर नंबर हो यूनिट डिजिट पे तो ये 5 से भी चला जाता है। तो दोनों में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं 5 से कर रहा हूँ। 5 4 ज़ा 20। अब ये 5 4 ज़ा 20 हो गया। नेक्स्ट अगले 2 नंबर आएंगे। तो देखिए होता क्या है, आप डायरेक्टली आप इसको कट करने के बाद सीधे 5 5 ज़ा लिख देते हैं 25, जो कि गलत हो जाता है। तो जब आप क्या करेंगे, अगले 2 नंबर मिलेंगे तो हमें पता है 2 नंबर एक साथ जब लिए जाते हैं तो बीच में 0 आता है। और कॉमन सेंस होना चाहिए कि 45 से 5 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 2025 थोड़ी मिलेगा, तो 405 से होगी तभी तो होगा। तो जब भी कोई चीज़ करें थोड़ा ध्यान से करें। ठीक है, फिर से 5 से करते हैं। 5 8 ज़ा 40, यहाँ पे 5 1 ज़ा। देन अब 81 आ गया। 81 तो 5 से जाएगा नहीं, तो हमें अभी क्वेश्चन में ही 3 दिया था कि 3 का एक्सपोनेंट देखना है, तो 3 से हम ले जाएंगे। अब से 3 2 ज़ा 6, तो 8 में से 6 गया, बचे 2 2 और 1 होता है 21, तो 3 7 ज़ा 21। फिर से 3 से 3 9 ज़ा, फिर से 3 से 3 3 ज़ा, फिर से 3 से 3 1 ज़ा। ओके, अब अगर हमसे कहता है प्राइम फैक्टर निकालिए, तो प्राइम फैक्टर हो जाते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जो नंबर रिपीट होता है उसको पावर में लिख देते हैं, जैसे 5 की पावर 2। और यहाँ 3 देखिए, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो 3 की पावर 4 ये आंसर होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था एक्सपोनेंट ऑफ 3, 3 की पावर देखने की। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो 3 की पावर कितनी है, 4, तो वही हमें बताना था। तो यहाँ पे आंसर हो गया 4। ओके, 5 का बोलेगा तो आंसर हो जाएगा 2, और 3 का बोला है तो आंसर हो गया 4। अगर क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दे कि जो एक्सपोनेंट मिलेंगे उनका सम क्या होगा, तो आप फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे 6। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, बस आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप सॉल्व करें तो पूरा ही सॉल्व करें, क्योंकि एमसीक्यू में या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। ओके, सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कर रखे हैं। मैंने आपसे कह रखा है कि आप थोड़ा सा इसके सीक्वेंस को ध्यान रखना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट मत लगाना। कभी कभी आपको इतने बड़े नंबर मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे खुद ही। बस आपको क्वेश्चन में, जैसे यहाँ देखिए 2025 x 2024 y इक्वल टू -1। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है कि ये क्रॉस में नंबर सेम है कि नहीं है। क्रॉस मतलब देखिए डायगोनल में 2024 इधर भी है, 2024 इधर भी है, ये दोनों नंबर सेम है। ओके, और इधर साइड से 2025 और इधर भी 2025, ये दोनों सेम है। तो आपको डायगोनल में सेम नंबर मिलेंगे। ओके, ये इसका सिंपल सा फंडा है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आए, डायगोनल नंबर अगर सेम है तो आपको एक बार तो क्या करना होता है, ऐड, और एक बार सब्ट्रैक्ट, और फिर वो इजी हो जाती है इक्वेशन और उसको सॉल्व कर देते हैं। मेरे पुराने क्वेश्चंस आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन आपको एमसीक्यू है तो पूरा नहीं सॉल्व करना, सीधे x माइनस वाई निकालना है। साइन माइनस है तो समझ जाइए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस आ जाएगा तो ऐड कर लेना बस। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें करना क्या होता है, तो सब्ट्रैक्ट का सिंपल रूल क्या है, पहले तो हम सबके साइन इनको दे देते हैं। जिसके पास साइन नहीं है उनको साइन दे दीजिए, जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो जिसके पास कोई साइन नहीं था वो प्लस हो गया। अब जो मेन साइन है उसकी बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा सबके नीचे माइनस आता है, इनर। ओके, अब आ जाते हैं आगे स्टेप पे। तो देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है साइन, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मेन साइन है माइनस का। यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, माइनस दे देगा। और यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस दे देगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपके ये साइन से कोई मतलब नहीं, इन वालों से।
बस आपको बाहर जो मैंने लिखा है सर्कल करके सिंगल साइन, वही आपका मेन साइन है। ओके, अब देखें, अब ऊपर है 2024, नीचे है 2025, ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होते हैं, साइन जो नंबर बड़ा होता है उसका आता है। तो 2024 में से 2025 गया तो बचा कितना, 1। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 2025, और उसके पहले क्या साइन है, माइनस, क्योंकि अब मेन साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो -1x। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 2025 है, 2024 है, फिर से आ जाएगा 1y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होना है इस बार। लेकिन साइन जो है 2025 का प्लस है, क्योंकि इसके पहले प्लस लिखा है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। और इक्वल में ऊपर +1 है और नीचे भी +1 है, क्योंकि मेन साइन ये है, तो +1 हो गया +2। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में x माइनस वाई निकालना है, तो हमें x माइनस वाई के अकॉर्डिंग चलना है। आपको जल्दीबाजी में इसको आंसर नहीं कर देना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस कैसे बनाएंगे, तो देखिए x का साइन प्लस है, मेन क्वेश्चन में हमें प्लस रखना है, तो इसके साइन को प्लस कैसे करेंगे, अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना। और एक के साथ नहीं करते हैं, सबके साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। ओके, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। यहाँ करा तो माइनस प्लस बन गया माइनस, और फिर इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा -2। तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो आएगा -2। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गलत नहीं करना है। ओके, वरना आपको एक चीज़ और पता है, आप सभी साइन को इधर ले जाइए तो ये माइनस प्लस बन जाता, इसको इधर लाते ये बन जाता माइनस, और फिर 2 को इधर लाना होता तो ये -2 बन जाता। ओके, तो ऐसे भी हो जाएगा, वरना साइन चेंज होते हैं तो सबके होते हैं, अगर साइन चेंज करेंगे तो सबके करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसमें लिखा है द सम ऑफ पॉलिनोमियल, the number of polynomials having -2 and 5 as its zeros। ओके, तो हमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बताने हैं कितने होते हैं। तो याद रखना इसके इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल होते हैं। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। होता क्या है, जब आपने पॉलिनोमियल बनाया होगा तो क्या फॉर्मूला होता था, वो होता था हमारा k, ब्रैकेट में होता था x² माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ओके, और इक्वल टू 0 अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें बताना है पॉलिनोमियल, सिर्फ बताना है, ठीक है। और यहाँ पर k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल, मतलब हमारा एक वैल्यू होता है k। तो इससे आपका पॉलिनोमियल बनता था, आपने करे भी हैं इसके क्वेश्चन और आते भी हैं। अब यहाँ पे इससे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू रखते हैं x² माइनस अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू 5, x अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू 5। ओके, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 5 में से 2 क्या बचा 3। ओके, प्लस का 3 था बाहर, माइनस कैसे माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देंगे, 5 2 होता है 10। तो ये पॉलिनोमियल आया। अब k की वैल्यू अगर चेंज करते रहेंगे हम, जैसे मान लीजिए k की वैल्यू 1 रखी तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके 2 पॉलिनोमियल लिख लेंगे। k की वैल्यू 2 रखी तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कोई और 2 वैल्यू आएंगी, मतलब डबल होती जाएंगी। 3 रखेंगे तो और आती जाएंगी, क्योंकि k हमारा नॉन जीरो होता है ना। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल मिल जाएंगे आपको, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल इसके बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब जिसकी पावर 2, जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ना हो तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ ओपन होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3। अगर आप इसको कितना भी सॉल्व करें तो इसका ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो ही नहीं रहा। मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, हमको पता है MCQ है, बस ऑप्शन से मतलब है, तो ये अल्टीमेटली रहेगा तो ये तो क्वाड्रेटिक है। अगले को चेक करते हैं, यहाँ पर x² प्लस 3x, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का x, माइनस का 1, क्योंकि 1 1 1 होता है। फिर आगे करते हैं माइनस और माइनस प्लस 3x²। अब यहाँ भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3x² जब इधर आके इसको कट करेगा अभी तो आपका आएगा माइनस का 2x²। अभी भी इसके पास स्क्वायर पार्ट है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट पे आता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 और x माइनस 1 और इक्वल में x² माइनस 2x माइनस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी x², इससे करी -x, 2 की x से करी 2x और 2 के 1 से करी -2। नाउ
यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसके पास स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1। ओके, बाकी नेक्स्ट चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्यूब आ तो रहा है, लेकिन जब इसका क्यूब करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे तो क्यूब से क्यूब वाला पार्ट हट जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही बचेगा। ओके, तो इसका आंसर हमें बताना था क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक कौन सी नहीं है? ये वाली, क्योंकि इसका स्क्वायर वाला टर्म ही कट गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है AP के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आपको पता है कि ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। x की यहाँ पे p दे दे, q दे दे, कोई भी अननोन दे दे और ऐसे 3 टर्म दे दे और आपसे बोले कि x की वैल्यू निकालो, तो आपको बस इनके कॉमन पार्ट पे जाना है। AP के, AP का कॉमन पार्ट क्या होता है उसका? D, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता है D कैसे निकलता है? A2 में से A1 को माइनस कर लो, चाहे A3 में से A2 को माइनस कर दो, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस आपको यहाँ पे ये रख देना है वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 3 टर्म आ जाए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है AP के और वेरिएबल के साथ लिखा हो, तो आप इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं इससे पहले, मैंने सॉल्व करने से पहले कई सारे जो क्वेश्चन पुराने करे हैं आपने देखा होगा, पहले मैं इसको इधर लेके आता हूँ A2 को, जिससे साइन वाला प्रॉब्लम हट जाए। तो A2 इधर आके A2 प्लस A2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस इधर आके प्लस बन गया, और A1 को उस साइड ले जाता हूँ, तो ये बन जाता है आपका प्लस का A1, क्योंकि इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, और ये हो गया 2A2 और ये हो गया A3 प्लस A1। अब वैल्यू रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि माइनस के साइन, जो हमारा माइनस का साइन है उसका सारा पार्ट हट चुका है। तो मेनली हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये है, तो 2, ये A1, A2, A3, तो A2 की वैल्यू है x प्लस 10। ओके, ब्रैकेट में लिखे क्योंकि इसके पास दो टर्म में, ध्यान रखेंगे। A3 है 3x प्लस 2 और A1 है 2x। 2 के x से कराई 2x, 2 के 10 से कराई 20, 3x और 2x हो गया 5x। मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, रीज़न क्या है? क्योंकि 2x से 2x कैंसिल कर दो, क्योंकि बाद में माइनस ही करना है। नंबर के पास आएगा, तो 20 के पास आया 2, 18 हुआ, 3 डिवाइड में जाएगा, 6 टाइम कट कर देगा, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये फॉर्म याद रखना, दोनों का डी निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर लेना, या डायरेक्टली वहाँ भी सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। इसमें देखिए लिखा, इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50 इक्वल टू 25 के फाइंड के। यहाँ पर आपके पास 1 से लेके 50 तक के टर्म का सम कैसे पता चला? क्योंकि सबके बीच में प्लस लगा है और इसके इक्वल में ये लिखा है, तो ये SN की वैल्यू है, ध्यान रखेंगे। ये SN की वैल्यू है। AB कैसे पता चली? क्योंकि गैप 1 1 का है। आपको K की वैल्यू निकालनी है। अब K की वैल्यू निकालनी है तो A कितना है? तो A पहला टर्म है, AN भी दे रखा है क्योंकि लास्ट टर्म भी दिया है। ओके, आपको निकालना है K की वैल्यू। तो SN का एक फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN, जिसमें A और AN पता होता है हमें। ओके, अब N नहीं पता है, तो N निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, AN का फॉर्मूला लगा के N निकाल लीजिए। वरना अगर आप ढंग से थोड़ा सा ध्यान रखें तो यहाँ पे 50 टर्म लिखे, 1 से लेके 50, तो मतलब N की वैल्यू 50 ही दोगी। तो MCQ के अकॉर्डिंग थोड़ा देखें इसे, थोड़ा समझें फिर करें, ठीक है। तो यहाँ सीधे N की वैल्यू 50 है, तो N की वैल्यू 50 यूज़ कर लेंगे। SN की वैल्यू है 25 के, N की वैल्यू 50, A की वैल्यू 1, ये हो गया हमारी मतलब 50, ठीक है। 2 से काट दिया 25 टाइम्स, 25 से 25 कट गया, तो ये हो गया 50 प्लस 1 51, आंसर आ गया। ओके, तो ये आंसर आ गया। बट अगर आपको याद ना रहे कि क्या N 50 है या फिर आपको नहीं है पता चल रहा है, तो आप AN का फॉर्मूला लगा के N निकाल लें, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, वो भी निकल जाएगा, 1 मिनट ज़्यादा लगेगा बस। N-1 इंटू D करके, तो AN है 50, A है 1, N नहीं पता, D भी है 1, D मतलब गैप, तो 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचा। अब ये इधर आएगा 49, N-1, क्योंकि यहाँ से 1 से फर्क पड़ेगा नहीं, फिर -1 इधर आएगा, तो 49 में 1 ऐड होकर फिर से 50 बना देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, 7th क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन cos 30 sin 30 cos 60 माइनस sin 60। डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पर भी आपका एक MCQ आना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप हमेशा पेंसिल से ऊपर लिख लिया करिए, ठीक है, जिससे कभी भी कंफ्यूजन ना हो। आप हमेशा पेंसिल से ना जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं इनको लिख लिया करिए, इवन आपको आता है फिर भी, ठीक है। तो ये x1 y1 ऐसे लिख लेंगे, x2 y2 लिख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, तो ये हमारे साथ भी होता है, इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा
कि आपको ऊपर हमेशा पेंसिल से लिख लेना चाहिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में किसको किससे डिनोट करते हैं वो लिख लीजिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हो गया आपका x2 की वैल्यू हमारी cos 60 है, माइनस x1 की वैल्यू है cos 30, उसका स्क्वायर हो रहा है, y2 की वैल्यू है माइनस साइन 60 और y1 की वैल्यू है हमारी साइन 30, उसका स्क्वायर हो रहा है। अब cos 60 कितना होता है, तो cos 60 और sin 30 आपस में बराबर होता है। sin 30 की वैल्यू कितनी थी शुरुआत में, 1/2 है, हमें पता है, तो cos 60 भी वही होगा 1/2। cos 30 और sin 60 बराबर होते हैं। cos 30 का होता है √3/2, ये हो गया √3/2 होल स्क्वायर। यहाँ sin 60 की बात करते हैं, तो अभी बताया था मैंने, जो आपका क्या कहते हैं cos 30 होता है वही sin 60 होता है, तो ये हो गया हमारा माइनस का √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। ओके, बस इसको आपको सॉल्व करना है। ऊपर से रूट चल रहा है, इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ एलसीएम ऑलरेडी है 2, 1 माइनस √3 ऊपर होल स्क्वायर। नेक्स्ट में फिर से यहाँ पे एलसीएम है 2, माइनस का √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम ओपन करने के लिए आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, जैसे इधर खुलेगी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब दोनों माइनस हो, एक बात याद रखना, दोनों माइनस हो ना तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तब भी आपको प्लस वाली आइडेंटिटी ओपन करनी होती है। अगर आप कभी कंफ्यूज रहे तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तब भी आप प्लस वाली आइडेंटिटी ही ओपन करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी ओपन करते हैं, तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस वाली ओपन होगी। तो ओपन करते हैं और साइन की टेंशन मत लेना, जैसे मैंने बोल दिया वैसे ओपन कर लेना। तो माइनस में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बढ़ते हैं, सीधे अब मैं करूँगा, यहाँ पर मैंने बोला ना प्लस की खोलो ओपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। साइन की टेंशन ही नहीं लेनी है यहाँ पे, और अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, इधर भी 4 बन जाएगा, वो एलसीएम की तरह मैंने लिख दिया है, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने आगे एक स्टेप कम कर दिया। अब जो कैंसिल हो उसको यहीं कैंसिल कर दो। देखिए 2√3 इधर और 2√3 इधर, इधर माइनस का इधर प्लस का बाद में जाके तो कैंसिल होना ही है, तो मैंने यही कर दिया। ओके, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 1 का स्क्वायर 1 बन गया, रूट का स्क्वायर आपको पता है, रूट के अंदर कोई नंबर है उसका स्क्वायर हो तो बाहर आ जाता है। आगे यहाँ पर भी वही हुआ, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और अपॉन में 4 चल रहा है, ऊपर रूट चल रहा है। 3 + 1 4, 3 + 1 4 और 4 + 4 होता है 8। कट कर देंगे तो ये 2 आ गया, तो इसके अंदर फाइनली आया √2, ऑप्शन में है √2 यूनिट्स, तो आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो ये बात ध्यान रखें, अगर दोनों साइन माइनस हो, कभी भी ऐसा कुछ हो रूट के अंदर जो हो सकता है, तो आपको प्लस वाली आईडी लगा देनी है बिना किसी प्रॉब्लम के। और साइन को भी टेंशन नहीं लेना है, साइन आप नॉर्मल यूज करें सिंपल बिना कोई साइन लगाए। यहाँ पर भी आपको माइनस लगा देनी है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच इज मिरर इमेज ऑफ -3,5 अबाउट x एक्सेस। अब मिरर इमेज के बारे में अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे हम लोग, जो कोऑर्डिनेट होते हैं ऑफ अ मिरर इमेज ऑफ पॉइंट इन x एक्सिस, एब्सिसा रिमेन सेम एंड ऑर्डिनेट विल बी अपोजिट साइन ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। याद रखना, अगर आपको मिरर इमेज बोलेगा कभी भी, तो जो एब्सिसा है, एब्सिसा इसको बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स वाले को एब्सिसा और वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा सेम रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। और जो ऑर्डिनेट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो +5 जो होता है वो -5 बन जाता है, ठीक है। तो +5 -5 बन जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये पॉइंट याद रख लेना अच्छे से, अगर कभी भी आपको मिरर इमेज बोले किसकी, एक्स एक्सिस की, मिरर इमेज एक्स एक्सिस, आगे भी हम सबको देख लेंगे, एक टॉपिक को मैं बता दूंगा करके। तो मिरर इमेज ऑफ एक्स एक्सिस अगर आती है, तो जो हमारा एक्स का साइन है वो साइन सेम रहेगा, और जो y का साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइन का हो जाएगा। तो मिरर इमेज में आपको ये ध्यान रखना, लेकिन एक्स एक्सिस लिखा है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मुझे डायरेक्ट बता दिया मैंने, ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी एफ हमारे ट्राइंगल हैं। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक है आपका डी ई एफ, जिसमें आपको ए बी और ई एफ, सॉरी, ए बी के साथ ई एफ का रेशियो दिया हुआ है। तो
तो ए बी के साथ आपको ई एफ का रेशियो दिया हुआ है और ए सी के साथ डी ई का रेशियो दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ए सी के साथ आपको डी ई का रेशियो दिया है। देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, अब पूछ रहा है कि सिमिलर होंगे कब, तो एंगल के फॉर्म में बताना है। तो देखिए एंगल वाला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका या तो एंगल एंगल, या तो आपका एंगल 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 होता है, ठीक है, या तो आपका आता है साइड एंगल साइड। तो इन तीनों क्राइटेरिया में आपके सिमिलर होते थे। अब यहाँ तीनों एंगल और डबल एंगल की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये वाले क्राइटेरिया को हम देखेंगे अब। तो देखिए दो साइड के बीच में अगर एंगल आएगा तो उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा। तो दो ट्राइंगल अगर हम देखें, इसके बीच में आ रहा है ए और इसके बीच में आ रहा है ई, ओके, आपको हमेशा करस्पॉन्डिंग देखना होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये कहीं इसके साथ मत देख लेना, ठीक है। तो हमने जब अगर साइड ले रखी ए बी, तो ए बी के साथ ई एफ थी और ए सी के साथ डी ई थी। तो इसके बीच में जो एंगल पड़ रहा है, इधर ए पड़ रहा है इस साइड और उस साइड ई पड़ रहा है, ओके। तो ए से ई का कंपैरिजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो साइड एंगल साइड से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10th, ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का हमें पेरीमीटर बताना है। अब आपको पता है सिमिलर अगर कोई भी ट्राइंगल हो तो जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो सेम होता है। तो जो 3 है इसके साथ ये वाली साइड का रेशियो सेम होगा, क्योंकि ए बी जो है वो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, देखिए, ठीक है। जो ए बी है वो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, बी सी जो है क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है और ए सी जो है पी आर के करस्पॉन्डिंग है। तो हम बस इसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो ए बी इसके करस्पॉन्डिंग है, बी सी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है और ए सी पी आर के करस्पॉन्डिंग है। कहने का मतलब क्या है, जो ए बी है उसका रेशियो हम पी क्यू के साथ देखेंगे, उसके बाद बी सी का रेशियो हम क्यू आर के साथ देखेंगे और ए सी का रेशियो हम पी आर के साथ देखेंगे। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास है 3, पी क्यू हमको पता नहीं है, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 4, इसकी वैल्यू y हमने मानी है, ए सी की वैल्यू 5 और दूसरी वैल्यू है 10, ओके। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है सारे बराबर है तो एक एक करके इक्वल रख दीजिए। पहले हम इसके साथ रख देते हैं, फिर हम इसके साथ रख देंगे। तो पहली बार हम 3/x के बराबर रखेंगे 5/10, कंपेयर कर रहे हैं बस x की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 10 के पास आ गया, मतलब 10 3 के पास आ गया और 5 के पास x आ गया। 5 से 10 कट जाएगा, डिवाइड में जाना ही है, 3 2 x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ओके। नेक्स्ट y की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। y के लिए आपको y को कंपेयर करना पड़ेगा। तो y वाला पार्ट था 4/y और ये हो जाएगा 5/10। अब तो इससे भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए y ऊपर जाएगा, 10 यहाँ पे ऊपर आएगा, तो 4 × 10, 5 × y, 5 से कट जाएगा फिर से 2 टाइम्स, 4 2 8 आ गया, तो y की वैल्यू 8 आ गई। तो y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। पेरीमीटर बोला था, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये सारी साइड का सम, पी क्यू आर वाले का पूछा ना, तो इसका सबका सम। तो 10 और 8 हो गया 18, 18 में 6 जोड़ा 24 आ गया आंसर यहाँ पर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फिर से आपका विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए था क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, वेयर ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 4 और ए सी इक्वल टू 5, पी आर इक्वल टू 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। तो इस बार आप ट्राइंगल खुद बना लेंगे। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ओके। करस्पॉन्डिंग ही बोल रखा है, तो ए बी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ क्यू आर और ए सी के साथ पी आर, जैसे ऊपर बना है, ओके। तो वैसे यहाँ भी बन जाएगा। ए बी की वैल्यू दे रखे 3, बी सी की वैल्यू दे रखे 4 और ए सी की वैल्यू दे रखे 5, तो पी आर की वैल्यू दे रखे 10। पेरीमीटर निकालना है, अगेन फिर से वही कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये इसके साथ कंपेयर होगा, 4 कंपेयर होगा इसके साथ और 5 जो कंपेयर हो रहा है 10 के साथ। ऊपर भी यही होता है, 5 10 के साथ, 4 y के साथ और 3। तो इधर भी सेम वही तरीका है क्योंकि सिमिलर दे रखा है। तो ऑलरेडी पूरा जितना सॉल्यूशन मैंने किया है वही सेम यहाँ भी करना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेम ही आ जाएगा पेरीमीटर निकालेंगे तो, ओके। आई होप आप पिछले वाले जो हमने जितने भी स्टेप देखे थे वही वाले हमें यूज़ करने हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर बिलो रेडियस आर ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज।
तो रेडियस आर बताना है जो कि टच कर रहा है यहाँ पर। तो पहली बात तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो मैंने पहले भी बता रखा है, अगर इस चैप्टर को कराया है, आपने देखा है उसे, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपके 90 का एंगल बनता है, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट हमारी टच कर रही है सर्कल को और रेडियस के साथ 90 बनाती है। 3 एंगल 90 आ गए हैं, तो चौथा भी 90 होगा। तो चारों एंगल अगर 90 मिल जाए, पहला पॉइंट याद रखना है। और दूसरा, एडजेसेंट साइड इक्वल हो। एडजेसेंट मतलब लगातार, जैसे कि आपको पता है सी आउटर पॉइंट है ना, तो ये डी सी और सी ई बराबर होंगी ना, क्योंकि सी से डी तक, सी से ई तक हमारी इक्वल होंगी। एडजेसेंट साइड्स हैं, लगातार हैं, तो दो साइड बराबर आ गई। अंदर वाली भी देखिए बराबर ही है, क्योंकि आर और आर बराबर है, तो हमारा ये स्क्वायर बन जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर कहलाएगा, ध्यान रखेंगे हम ये बात, ठीक है। आगे ओ ई सी डी जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर बन जाएगा तो इसकी तरह इसको ट्रीट करेंगे। अब स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होती है, तो ये आर आर हो जाएगा, क्योंकि एक साइड आर है, ये भी आर है, तो ये भी आर आर हो जाएंगे। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स अब देख लेते हैं। ए भी आउटर पॉइंट है, तो ए से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? अब इतना आर है, टोटल 24 है, तो 24 में से आर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इतना कितना होगा? ये भी 24 माइनस आर होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ए आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हो गया 7 माइनस आर। इधर भी हम 7 माइनस आर बोल देंगे, क्योंकि बी भी आउटर पॉइंट है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको बस देख लीजिए। यहाँ पे इसको 7 माइनस आर बोला है, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको मैं 7 माइनस आर नहीं लिखूंगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ वो देखना है मुझे। तो अगर मैं इस 25 में से ये 25 पूरा जो है इतने पार्ट को माइनस कर दूँ, तब भी तो सेम ही बात होगी ना। तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा, और माइनस करने के बाद अगर जैसे दो टर्म है, जैसे 24 माइनस आ रहे हैं, तो मैंने हमेशा कहा है ब्रैकेट लगाइए। जो ब्रैकेट नहीं लगाएगा देखना गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 25 माइनस 24, यहाँ पे प्लस बन जाता है इसलिए, ठीक है। तो 25 में से 24 गया 1, 1 प्लस आर, तो इसको 1 प्लस आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बी से एफ तक की वैल्यू है वो 1 प्लस आर बन गई, और डी बी से डी तक की वैल्यू क्या है? 7 माइनस आर। बट एक्चुअल में दोनों क्या है? बराबर है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दोनों है तो बराबर ही। तो यही चीज़ हमको बस करनी है ऐसे क्वेश्चन में। तो बी एफ को बराबर रख देंगे बी डी के, और 1 क्योंकि बराबर है, वो बी आउटर पॉइंट है इसलिए, तो 1 प्लस आर बराबर 7 माइनस आर। माइनस आर इधर आया तो प्लस आर बन जाएगा, 2 आर हो जाएगा, और 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो 2 आर इक्वल टू 6, 2 से कटा 3 टाइम्स, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ओके, इसके बाद आपका ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ सर्कल विद रेडियस 10, द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर to the circle are drawn, then area of quadrilateral PQOR in centimeter is। क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, बट सभी लोग इसको करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया एक पॉइंट पी है कोई, ओके, जो कि 26 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ सर्कल से। तो सेंटर होगा सर्कल का यहाँ पे, उससे 26 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने बना दिया। एंड रेडियस दे रखा है 10, रेडियस बना दिया 10। द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। अब इस पी पॉइंट से एक टेंजेंट बनेगी पी क्यू, और आउटर पॉइंट है तो इससे एक और टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि दो टेंजेंट खींच सकती है, हमें पता है। पी आर आर ड्रॉन, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। पी क्यू यहाँ पे ओ है और ये आर है, तो पी क्यू ओ आर का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ओके। अब हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल बनता है, यहाँ भी 90 बनेगा। और ये आपका 10 है, ये आपका 26 है, सामने हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, इसको बेस बोल देते हैं, ओके। इस बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लगा देते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में अगर हाइपोटेनस दिया हो और कोई और साइड निकालनी हो तो हमेशा माइनस करते हैं। तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, 26 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इस साइड आपको बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 676 माइनस 100, हो जाएगा 576, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, 24 आ गया, ठीक है। तो बेस की वैल्यू आ गई 24। अब क्योंकि P से आउटर पॉइंट से टेंजेंट है, अगर एक टेंजेंट की वैल्यू 24 आई है तो दूसरी भी 24 होगी, क्योंकि आउटर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम होती है, 10.2 में हमने पढ़ रखा है।
तो हम क्या करेंगे, ऊपर अगर हम ट्राइंगल देखें तो उसमें भी सभी वही चीज़ें हैं, 24, 90 के सामने 26, क्योंकि इधर साइड से देख रहे हैं उल्टा, और ये आपका 10 ही होगा क्योंकि रेडियस सेम होते हैं, तो इसका भी सेम ही सब कुछ आना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर हम पूरे को एक साथ देखें तो हम दो राइट एंगल ट्राइंगल को कवर कर रहे हैं, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लगा देते हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या दो का ट्राइंगल का एक साथ बता दो, क्योंकि दो ट्राइंगल बन के ही तो पूरा बना रहे हैं, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू 1/2 बेस ये जो है, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस को नंबर बोल देना, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 24 टेंस होता है 240, तो 240 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको जरूर करिए अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, कौन सा यूनिटी के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, क्या होती है। तो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, एक्स सेम होना चाहिए, बस एंगल भी दे सकते हैं, 60 60, 30 30, सेम है तो उसका आंसर 1 ही आना है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ लिखे ये दोनों साथ में, तो सेक के पास 10 ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये भी तो इक्वल टू 1 ही आ रहा है ना, तो उन्होंने बोला 1 के नहीं रही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कॉट वाली को देखते हैं, तो वो होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ओके, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सेट करेंगे, तो कॉट के पास कॉसेक आया है, तो कॉसेक जब इधर आएगा तो ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन 1 को जब उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 1 उधर जाके, क्योंकि हमें इसके बराबर भेजना पड़ेगा ना, -1 बन जाएगा। जबकि क्वेश्चन में पूछा था इक्वल टू यूनिटी, बट जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था नॉट इक्वल टू यूनिटी, तो नॉट इक्वल टू यूनिटी थोड़ी तो नॉट इक्वल टू यूनिटी यही आ रहा है ऑप्शन में। ओके, क्योंकि यहाँ -1 आ रहा है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, बट यहाँ -1 आ रहा है, तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, बी वाला। बट चेक कर लेते हैं इसको भी, इसको कैसे चेक करेंगे, 10x इंटू कॉट एक्स। 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल मतलब इसको अपॉन में लिखोगे तो इसको आप 1/कॉट बोलोगे, किसी भी एक को चेंज कर दो, ये कट के 1 ही तो देगा, ठीक है। सारे सही हैं, बट हमें गलत वाले को चुनना था, तो वो हमारा हो गया बी वाला। 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें लिखा है क्लास दे रखी है आपको 0 से 5, 5 to 10, 10 15, 15 20 और 20 25 फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास बतानी है। अब मीडियन क्लास बनाने के लिए आपको सी एफ चाहिए होता है, ठीक है। सी एफ कैसे बनता है, सी एफ जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज अगर दी हैं 11, 12, 13, 9 और 11, आपको पहली वाली को पहले लिखना है, फिर इसके साथ इसको ऐड करते रहना है। तो इसको ऐड किया तो 23, नेक्स्ट इसको ऐड किया 23 में 13, तो ये हो जाएगा आपका 36, 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, फिर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56, ठीक है। नाउ मीडियन क्लास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n/2, n क्या होता है, n इनका सम, और सम ये लास्ट वाला पार्ट भी सम ही आएगा, आप चेक कर लें, लेकिन जिससे कि आपको श्योर हो जाए कि हाँ हमारा ये 56 आ रहा है। तो ऐड करके देखें, 11 + 12 आपका 23 होता है, 23 में 13 जोड़ा तो 36, 36 में 9 जोड़ा तो ये आ गया आपका 45, 45 में 11 जोड़ा तो 56 ही आ रहा है, मतलब सही है। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जाएगा 2 2 4, 1 बचा, 2 8 28। अब आप क्या करेंगे, जो आपका 28 से बड़ा वैल्यू आ रहा होगा, या तो एग्जैक्ट मिले, एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा, सी एफ वाली लाइन में देखना, ध्यान रखेंगे। तो 28 से बड़ा वैल्यू जो मिल रहा है वही आपका हो जाता है कौन सा क्लास, मीडियन क्लास। तो ये आपका 26, तो मतलब 36 ही है 28 से बड़ा, तो ये वाली लाइन थर्ड नंबर पे आ रही है। थर्ड कौन सा है, तो थर्ड आप जब देखेंगे इसके सामने, तो ये पहला, ये दूसरा, ये थर्ड, 13 यहीं पे तो है, तो ये वाला पार्ट आपका मीडियन क्लास वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ दिखाया नहीं, बट आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पर आपका जो लिमिट आ रही होगी 10 से 15, ये आपका मीडियन क्लास बन जाएगा।
बट आपको क्वेश्चन में जो पूछिए वो देख लेते हैं। हमसे पूछिए अपर लिमिट। अपर लिमिट ये ऊपर वाली होती है, तो ऊपर वाली को अपर लिमिट बोलते हैं, जो कि है 15। तो आंसर नंबर 15। लोअर पूछता तो नीचे वाली, और सम भी पूछ लेता है कई बार, तो 10 + 15 कर देते हैं। और कई बार आपको मोड, जो मॉडल क्लास है और मीडियम क्लास की अपर लोअर कुछ भी बोल सकता है, उसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तब आप मोड को देखिए, मोड जैसे यहाँ पे कौन होगा, ये होगा सबसे बड़ी वैल्यू, इसकी अपर लिमिट और ये हो जाएंगे, ठीक है। तो बस मोड में हम सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखते हैं इसलिए। नेक्स्ट, let the empirical relationship between three measures of central tendency be A median equal to mode plus B median, then 2B plus 3A equal to, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ पे एम्पेरिकल रिलेशन याद रखना है, ठीक है, वो जरूर पढ़ के जाइए अच्छे से। तो उस पर भी आपका एक एमसीक्यू आता है, तो वो क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, बस यहाँ पे हमें कंपेयर कर लेना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में था ए मीडियन इक्वल टू मोड प्लस बी मीन। अब ए जो कम मीडियन के साथ है, यहाँ पे मीडियन के साथ 3 है, तो कंपेयर होके ए की वैल्यू आ गई 3। मोड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोड की वैल्यू से कुछ कहा नहीं गया है। बी जो है मीन के साथ है, यहाँ मीन के साथ 2 होता है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, कई बार क्या होता है ना, साइन माइनस भी दे देते हैं, तब ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस आएगा। ओके, आप पढ़ लेना अच्छे से। तो ए और बी आ गया हमारा, हमें निकालनी थी वैल्यू 2B + 3A, तो रख देते हैं वैल्यू 2, बी की वैल्यू हमारी 2, ए की वैल्यू 3, 2 2 = 4, 3 3 = 9, ये आगे 13 आंसर हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाएं। नेक्स्ट 15, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 12 centimeter and the distance of Q from the center is 13, find the radius। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। बस डायग्राम सही बनाए। एक्सटर्नल पॉइंट है कोई Q, उसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब टेंजेंट की लेंथ बोलना है सर्कल पर, ठीक है। टेंजेंट मतलब यही बनेगी ना जहाँ पे टच करेगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, अब सेंटर से इसकी डिस्टेंस 13 है। आपको बताना क्या, रेडियस, तो रेडियस यही हुआ, यहाँ बनता है 90, हमको पता है। ओके, तो इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेनस जब भी दिया हो तो उसका स्क्वायर हमेशा माइनस करते हैं दूसरी वाली साइड जो भी आपको निकालनी है, ठीक है। तो पिछली बार हमें यहाँ पे निकालना था। बस आपको ध्यान रखना, हाइपोटेनस निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, लेकिन अगर हाइपोटेनस के अलावा कुछ निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से दूसरी वाली साइड के स्क्वायर को माइनस कर देना। ओके, थर्ड वाला आ जाएगा। और लेकिन ध्यान रखें, इधर भी स्क्वायर चलेगा। ओके, पाइथागोरस लगा रहे हैं, बस शॉर्ट में करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से आता है तो ये सब प्रैक्टिस आ जाएगा आपको। सॉल्व किया तो यहाँ 25 आया, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, 25 होता है 5 का, आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कल के काफ़ी क्वेश्चन दिए इन्होंने, तो अच्छे से करके जाइएगा। इन द गिवन फिगर पी ए इज टेंजेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं टेंजेंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी। एक डायमीटर आपको दे रखा है ए बी, पी ओ बी 115 दे रखा है, 115 दे रखा है आपको। यहाँ पे मेजर करना है आपको ए पी ओ को। अब ए पी ओ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ए पी ओ है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए पी ओ की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आपने 9th में थोड़ा ध्यान से चीज़ें पढ़ी हैं तो वो आपको पता होगा कि इसी ट्राइंगल के आउटर पॉइंट पे अगर कोई एंगल निकालना है तो उसका जो मतलब वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा, वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के, जैसे 115 है, इसके नहीं, अपोजिट वाले ये वाले और ये वाले के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थ्योरम अगर आपको पता है तो आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर देंगे, 1 मिनट से भी कम समय में। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैं बोलता हूँ एक्स, और यहाँ पे 90 बनता है, हमको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में। और मैंने बोला ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है। ट्राइंगल के ध्यान रखना, बाहर बनना चाहिए और किसी साइड से बाहर आना चाहिए। अगर साइड बाहर ना आए और फिर आप करें कहीं पे भी, ऐसा होता है कई बार आपको बस बाहर दिख गया आप लगा देते हैं, नहीं, किसी एक साइड से वो बाहर आ रहा हो और दूसरे वाले साइड में अपोजिट एंगल पड़ रहे हो जो हमें निकालना है। जैसे कि हमें यहाँ पे एंगल जो निकालना है वो अपोजिट साइड पड़ रहा है और एक 90 वाला भी अपोजिट ही पड़ रहा है, टच थोड़ी कर रहा है, तो उसी को तो बोलेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी बड़े आसानी से। तो क्या होती है, आउटर वाला एंगल जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है। तो आप आउटर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 और 25 आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप मतलब अगर नहीं याद आता है तो आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन है, यहाँ पर बन जाएगा आपका कितना, लीनियर पेयर पे 180 बनता है, तो 180 में से, जो कि लीनियर पेयर 180 होता है, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आपके पास एंगल आएगा वो आ जाएगा 65। ठीक है, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, यहाँ पे 90 बनता ही है। ओके, ये वाला एंगल निकालना है, तो तीनों एंगल का सम, तो x प्लस 90 प्लस 65 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों को ऐड करा और उसको उधर भेज के माइनस कर दिया, तो 180 में से 155 माइनस करेंगे तो भी 25 ही आएगा। ओके, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, गलत ना करें बस। नेक्स्ट, ये फिर से विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, उनके साथ साथ हम भी देखेंगे इसे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, एट वन एंड ऑफ ए, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, एट वन एंड ए of diameter AB of circle with radius 13 centimeter, tangent XAY is drawn to a circle. The length of chord CD parallel to XY and at a distance 18 centimeter from A is. क्वेश्चन को बड़ा आराम से देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है, कि एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी, तो मतलब एक सर्कल है जिसमें एक डायमीटर है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी, उसका एक एंड बोला है ए, ठीक है, और रेडियस दे रखा है 13, रेडियस मतलब 20 से सेंटर है, तो रेडियस हम उसको 13 बता देते हैं, उस साइड भी 13 ही होगा। टेंजेंट एक्स ए वाई, कोई टेंजेंट है एक्स ए वाई, तो हम एक टेंजेंट बना देते हैं एक्स ए वाई, क्योंकि ए यहाँ पड़ रहा है तो एक्स इधर होगा, कहीं भी बना दीजिए नीचे या ऊपर, बट एक्स वाई ऐसा बन गया, ठीक है, इज ड्रॉन। द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी, अब कोई कॉर्ड है सी डी जो कि पैरेलल है एक्स वाई के। अब कॉर्ड जो हमारी होती है वो सर्कल के करीब दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन होती है। एक कॉर्ड में बना देता हूँ इस तरीके से, पैरेलल बनानी, ध्यान रखेंगे, पैरेलल मतलब इस तरीके से। अब एक्स वाई ऐसे बनाया तो मैं ऐसे बनाऊंगा, अगर एक्स वाई ऐसे बनाता तो ऐसे बनाता, ऊपर की तरफ बनाता तो इधर बनानी पड़ती, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता है। तो सी डी बना दी, सी डी हमारा यहाँ पे हो गया इस तरीके से, कॉर्ड हो गया। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के अंदर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, जिसकी लेंथ आपको मतलब जिसकी डिस्टेंस दे रखी है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब ये पूरी आपको 18 दे रखी है। ओके, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने वाला था, डिस्टेंस मतलब ये लगातार सीधी डिस्टेंस। नाउ अब आपको इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, अब कॉर्ड की लेंथ बतानी है क्वेश्चन में, ठीक है, और बताया ये, तो कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना है इसमें। क्या बताया, ये टोटल आपका 18 है, ये 13 है, यहाँ से हम यहाँ तक की वैल्यू तो निकाल सकते हैं बड़े आसानी से ना, इसको मैं पी मान लेता हूँ। तो ये कैसे निकलेगी, 18 में से 13 को माइनस कर लेते हैं। ओके, 18 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। तो जो ओ से पी तक की वैल्यू है, मैं सिर्फ इतने ट्राइंगल की बात करूँगा, यहाँ पे ओ से पी तक की वैल्यू जो है ये हमारी आ जाएगी 5। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस लाइन को ऐसे जोड़ दूँ तो ये रेडियस है, क्योंकि सेंटर से एंड पॉइंट रेडियस होते हैं, चाहे कहीं भी जोड़ो, ठीक है, तो ये रेडियस होगा, तो रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 13। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी बता रखा है कि हमारी जो टेंजेंट है और जो ये कॉर्ड है ये दोनों पैरेलल है, और हमें पता है कि यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। ओके, इस जगह पे 90 एंगल बनता है, तो अगर यहाँ 90 बना है तो कोई इंटीरियर पेयर से यहाँ भी 90 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बन गया तो आप ये साइड निकाल देंगे पाइथागोरस लगा के, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अभी बताया था अलग से साइड निकालिए, ऐसे निकलेगा 169 माइनस 25 144 आया। इस साइड आप इसको सी पी लिखा है तो मैं इसको सी पी लिख देता हूँ, तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी √144 जो कि होता है 12 का, तो आ गया 12। ओके, अब 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर ये परपेंडिकुलर हो सेंटर से, जो लाइन डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो अगर ये ऊपर वाला पार्ट 12 है तो नीचे वाला पार्ट भी 12 ही होगा, और आपको पूरी लेंथ बतानी थी, तो 12 इंटू 2 बोल लो या 12 + 12 बोलो, तो आंसर आ जाएगा 24। तो इसका आंसर हो गया 24। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, बेसिक का पेपर है, 9th से रिलेटेड जो आपके सर्कल के टॉपिक्स हैं उनको जरूर देख के जाइए। ओके, बहुत हेल्प मिलेगी। 17 पे आते हैं।
द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशियो 3:4, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशियो 3:4। सर्कमफेरेंस मान लीजिए C1 और C2 दिया है 3:4। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, इधर भी 2πr, दो है तो R1 R2 कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। एरिया का रेशियो बताना है, एरिया होता है πr²। ओके, अब πr², 1 है तो 1, 2 है तो 2, पाई से पाई कट जाएगा। आपको पता है स्क्वायर है, एक्सपोनेंट में अगर पावर सेम हो तो वो कॉमन पावर बन जाती है, तो R1 और R2 का कॉमन पावर 2 हो गया। R1 और R2 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, 3/4 उसका पावर निकाल दीजिए, मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनका रेशियो बताना था तो 9:16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं 18। एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन बट इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अब ये पूछ रहा है कि एक इवेंट जो कि बहुत ही कम होने के चांसेस हो जिसके, ठीक है, अनलाइकली, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जिसको हम लगभग ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये बोलता होना ही होना है तो 1 होता है, नहीं होना है बिल्कुल तो 0 होता। अब मोस्ट अनलाइकली टू हैपन मतलब बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं, तो ये भी बहुत कम में ही आ रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कम में आ रहा है, तो इस पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है असर्शन रीजन। यहाँ पर आपके पास है 2 कॉइन टॉस करे जा रहे हैं, पॉसिबल आउटकम्स आर हेड टेल, ये सब हमको पता है। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज 1/3। पहले मैं बता देता हूँ, 2 कॉइन के 4 आउटकम बनते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है 2 की पावर n, n है जितने कॉइन है तो 2 स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, 3 होंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8। अब कॉम्बिनेशन क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आपको बोला क्या है? 2 हेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये एक ही जगह पे आ पाता है, तो इसकी हमारा होता है आंसर 1/4, जबकि यहाँ बोला है 1/3, तो ये तो गलत हो जाएगा, 4 होता है नीचे। ओके, तो असर्शन गलत है तो रीज़न तो सही होना ही होना है, क्योंकि एक ऑप्शन ही ऐसा होता है जिसमें असर्शन गलत और रीज़न सही होता है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल सही है। जो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होती है। जैसे कि डाइस का क्वेश्चन है, उसमें सभी एक एक बार आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 सबकी होती है, 1 आने की भी, 2 आने की भी, 3 आने की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक कॉइन को हम उछाल रहे हैं तो कितने बनता है? हेड आने की भी 1/2 होती है, टेल की 1/2, तो इक्वली लाइकली आउटकम इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है? वो इक्वल होता है आउटकम्स। नेक्स्ट पे आता है, ओके, मैंने पहले ये नीचे 20 वाला कर दिया है, तो अब मैं 19 वाले को कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या बोला इन्होंने? जो लाइन होती है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट, मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है और D और E मिड पॉइंट है, इनको अगर हम जोड़ें किसी भी ट्राइंगल के, तो वो ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के, जो DE है वो पैरेलल होगा BC के, अगर D और E मिड पॉइंट्स हैं। तो ये 9th में थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से बिल्कुल सही है, अगर हम किन्हीं 2 मिड पॉइंट को जोड़ते हैं ट्राइंगल के, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, बिल्कुल सही है सर्च में। रीजन पे आता है, रीजन देखते हैं, इसमें लिखा है इफ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल है कोई, मान लीजिए ABC, ये D और E है, एक लाइन है, ये DE जो है जब इसको डिवाइड कर रही है तो ये जो रेशियो मिल रहा है AD/DB का, ये बराबर है अगर AE/EC के, तो ये जो लाइन होगी DE, ये हमारी पैरेलल हो जाएगी BC के, ये गिवन है, ये हो जाएगा, तो ये होता है हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, कन्वर्स या फिर कन्वर्स ऑफ BPT, ओके, BPT का उल्टा, तो उसके थ्रू ये बराबर हो जाता है, बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर रीज़न बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और इधर आपका सिंपली मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व होता है, लेकिन बात एक ही चीज़ के लिए कह रखा है। यहाँ भी बोला था मिड पॉइंट जोड़ रही है लाइन एक, ठीक है, पैरेलल होगी थर्ड साइड के, और यहाँ पे भी जो लाइन डिवाइड कर रही है ट्राइंगल को सेम रेशियो में, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, तो सेम
ही बात के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसका आउटपुट सेम है। देखिए आउटपुट में पैरेलल ऑफ द थर्ड साइड और पैरेलल टू द थर्ड साइड अगर ऐसा मिले, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर तो जैसे मैंने बताया ना मिड पॉइंट बोला है और नीचे टेल्स बोला है, तो अलग अलग चीज़ें हो गई, बट ऐसा नहीं है। आउटपुट जो है वही लाइन डिवाइड कर रही है, वहाँ रेशियो में कर रही है। यहाँ आपको बता रखा है कि मिड पॉइंट्स हैं उससे कट करने वाली लाइन। ओके, तो इस वजह से आपको ऑप्शन नंबर ए को चुनेंगे हम, ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने करे हैं एमसीक्यू के। बाकी इसके और क्वेश्चंस भी मैं कर दूंगा, इनको पहले अच्छे से कर लीजिए, सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रख लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं याद है पुरानी 9th की बुक को देखिए, वहाँ पे सर्कल के पॉइंट्स देख लीजिए। बाद में हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।